पिछले वीडियो में हमने आपको ऑर्डर के बारे में बतलाया था, खास करके बोले थे कि दो मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इससे प्रॉब्लम पूछता है। हमने आपको कोशिश किया है हमने कि वीडियो के जरिए आपको प्रॉब्लम समझा सकें और समझाए भी, बहुत सा प्रॉब्लम बतलाए कि न्यूमेरिकली कैसे सोचिए। ऑर्डर के बारे में समझ ही रहे हैं। ऑर्डर जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी होता है। और इस सब के बारे में जैसे आप लोगों को कौतूहल रहता है, तो उसका भी थ्योरी होता है। तो उस थ्योरी के सहारे उसको बोला जाता है बोर्नस्टाइन स्टेशनरी स्टेट प्रिंसिपल। उसके आधार पर ये सब पता चलता है कि हाँ फ्रैक्शन भी होता है, ये भी होता है। तो उस ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए। सिंपल अभी ध्यान रखिएगा कि जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात जो आज हम सिखाने जा रहे हैं वह है कि टेम्परेचर पर रेट कैसे निर्भर है। तो टेम्परेचर पर रेट कैसे निर्भर है, तो उसके लिए हम लोग के जो फंडामेंटल पोस्टुलेट में है के, उसको समझते हैं। क्योंकि के बारे में जानते हैं, के इज कैरेक्टर ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्योंकि वो प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, इस सबसे चेंज नहीं होता है। तो मान लीजिए कि आपका एक रिएक्शन है ए जोड़ बी बनाता है प्रोडक्ट, और इसका रेट एक्सप्रेशन है रेट बराबर के ए पर पावर एक्स बी पर पावर वाई। याद है ना, एक्स और वाई ऑर्डर है, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल नहीं है, ये बोले थे। तो अब यहाँ पर ये देखिए, इसको रेट कांस्टेंट को देखिए, कैरेक्टर ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो होता क्या है कि जैसे कि ये फैक्ट है, पहले फैक्ट बढ़ाइए, थ्योरी बाद में आता, पहले फैक्ट समझना क्यों ये देखा गया, यानी इसको बदला नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता। फैक्ट यह है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो बहुत सा लड़का कंफ्यूज रहता है, जब फंडामेंटल पोस्टुलेट जान रहे हैं, टेम्परेचर तो है नहीं, फार्मूला में कहाँ, एक्सप्रेशन में टेम्परेचर कहाँ लिखा हुआ, टेम्परेचर इन फॉर्म ऑफ के लिखा हुआ है, यही बढ़ जाता होगा। टी बढ़ने से के बढ़ जाता होगा, और के बढ़ेगा तो ये कॉमन सेंस है, आप लोग समझ, ये बढ़ा हुआ रहेगा तो गुणक में तो ये रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसलिए के बढ़ना बोला जाए तो रेट बढ़ना बोला जाएगा, के घटना बोला जाए तो रेट घटना बोला जाएगा। और ये फैक्ट यह है कि टी इन, ये फैक्ट है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। टी आप लोगों के लिए, हम सुविधा के लिए बड़ा टी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप टाइम से कंफ्यूज नहीं कीजिए। जब भी हम बड़ा टी चलाए तो समझ लीजिए टेम्परेचर। तो टी इंक्रीजेज, के इंक्रीजेज, रेट इंक्रीजेज, यानी टी इंक्रीजेज है तो रेट इंक्रीजेज है। तो अब वैज्ञानिक समझ रहा है कि टी तो फार्मूला में है नहीं, तो इसका अर्थ है टी के जगह पर के होगा, और वही बढ़ जाता होगा टी के बढ़ने से, और जब के बढ़ जाता होगा, गुणक बढ़ गया तो रेट बढ़ गया। तो इस तरह से ये फैक्ट है जो झुठलाया नहीं जा सकता। तो ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो इसलिए आज का आपका हेडिंग ही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। तो आप तो इतना सिंपल ढंग से समझे कि वो एक्चुअल में तो फंडामेंटल पोस्टुलेट जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें तो टी फार्मूला में नहीं है, यानी टी के रूप में, टी घटता है, के घटता है, रेट घटता है। अच्छा, यह भी देखा गया है कि प्रत्येक 10 डिग्री केल्विन कहिए या 10 डिग्री सेंटीग्रेड के, 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कहिए, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेट देखिएगा प्राया 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। यानी इसका अर्थ फिर यही है, एक्चुअल में के 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो के यदि 2 गुना, पहले के था, अब 2 के लिखाएगा तो रेट 2 गुना हो जाएगा, या 3 के लिखाएगा तो 3 गुना हो जाएगा, 2.5 के लिखाएगा तो 2.5 गुना हो जाएगा। पहले के था 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हम मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाए तो के का मान भाग गया 2.5 गुना,
तब तो इसका अर्थ है पहले के था तब 2.5 के होगा, 2.5 के, यानी रेट भी तो 2.5 टाइम्स बढ़ेगा। तो होता यही है कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज इन टेम्परेचर हो रहा है तो रेट देखता है प्रायः 2 गुना या 3 गुना होता है फॉर मोस्ट रिएक्शंस। तो ये आपका एक बहुत ये फैक्ट है। एक्चुअल में टी इंक्रीजेज रेट इंक्रीजेज है, और टी चूंकि एक्सप्रेशन में नहीं है इसलिए हमने आपको समझाया कि वास्तव में के इंक्रीजेज हो जाता है। तो आपको एक और लाइन आ रहा है, इट इज ऑल्सो फाउंड दैट when we increase temperature by 10 degree centigrade, reaction rate becomes 2 times to 3 times for most reactions। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन रेट जो है वो 2 टाइम्स to 3 टाइम्स बढ़ता है फॉर मोस्ट रिएक्शंस, फॉर मोस्ट यानी यही देखा गया प्रायः। और यह बात अब समझिए टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता है, और यह भी देखा गया कि केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दें तो रिएक्शन रेट 2 टाइम्स से लेके 3, इसलिए हम बोल रहे थे 2, 2.5, पौने 3 जो बोले वही यही बीच में रहता है। तो इसलिए देखिएगा आप चर्चा करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट क्या, तो 2K का या 2 रेट का रेशियो ऑफ 2 रेट कांस्टेंट्स, और 2 रेट कांस्टेंट्स बोला तो रेट बोल जाएगा, ये 3 गुना थी भी 3 गुना, ये 2 गुना थी ये 2 गुना थी, इसलिए रेट कांस्टेंट्स बोलिए या रेट बोलिए। यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका 2 रेट कांस्टेंट्स का रेशियो है, इसलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप लोग नोट डाउन कर लिया कीजिएगा। देखते हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया, पहले टी पर के था, अब टी प्लस 10 पर डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, यही 2 के का रेशियो है। यानी रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at T plus 10 to rate constant at T है कि नहीं है, बोलो के टी प्लस 10/2 के टी प्लस 10/KT, और यही आता है फॉर मोस्ट रिएक्शन के लिए देखोगे 2 और 3। इसलिए टेम्परेचर चूँकि जानते ही अभी तुरंत बोले हैं कि ये जो रेशियो आएगा वो 2 या 3, यानी पढ़ाया ये जो है 2 गुना हो जाएगा। यानी पहले यदि x था
तो 10 बढ़ाने पर 2x 3x यही हो जाएगा। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ गया ना 2, तो यही जानिए 2 रेट कांस्टेंट का रेशियो है सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा कभी कभी देखिएगा आपको झांसा देने के लिए पूछता है तो वहाँ घबराइएगा नहीं, कभी कभी देखोगे लिख देगा इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन सा टेम्परेचर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय के 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है 10 से चेंज किया है। तो इस तरह से इसको जानिए, यानी कौन किसका के बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और कितना, तो पढ़ाया 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो रेशियो आ जाएगा ना 2 या 3। तो यही टेम्परेचर कोएफिशिएंट की चर्चा करता है। प्रॉब्लम पूछता है 2 टाइम्स कर देना, 3 टाइम्स कर देना, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहेगा। जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन दिया, जैसे क्वेश्चन समझिए, जैसे कोई कहा क्या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान 2 है, तो बतलाएं कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर के क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा, यानी के कितना आएगा रेट कांस्टेंट। जबकि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर के है, तो के डैश जो कि रेट कांस्टेंट माना जाए 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या आएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यानी इसका अर्थ है हम समझ रहे हैं, आपको 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वेश्चन दिया, हम 15 से 10 पर बढ़ाते हैं सेंटीग्रेड में, तो 2 टाइम्स भागेगा यानी 2 के। अच्छा फिर आओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर इसका दुगुना, इसका दुगुना तो 4 के, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान 2 है, ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड में राइज होगा तो 2 टाइम्स भागेगा। तो बहुत सा लड़का यहाँ नहीं समझ पाता है, यही बस यहीं पर समझना। यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर के है तो 15 पर तो 2 के होगा, तो फिर इससे 10 हम बढ़ाएंगे तो इसका दुगुना न जाएगा, तो 4 के हुआ। फिर 35 पर आप तुम लोग बोलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या लिखे, बोलो क्या लिखना, तो इसका दुगुना यानी 8 के। ऐसे प्रॉब्लम बना दीजिए। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 16 के और 55 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर पूछा तो इसका दुगुना करो 32 के। आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 32 के। समझ रहे हो, ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि राइज कर रहा है टेम्परेचर, प्रत्येक, जैसे देखो प्रत्येक इसमें राइज किया 2, इसमें राइज किया 2, और टेम्परेचर वही 3 रहता तो हम लोग लिखते 3 के, फिर लिखते 9 के। यदि मान लो कोई क्वेश्चन सेटर इसी में करता है नहीं 3 के, अति 3 टाइम्स है टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो 3 है, तो 3 के, 9 के, 27 के, 81 के, 243 के। तो इस तरह का हम लोग बना देते हैं, या आप ऐसे भी तो बना सकते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर 2 पर पावर कितना चल रहा है, 5 और 55 के बीच में कितना है 50, कितना 10 चल रहा है 5 टाइम्स, तो 2 पर पावर 5। 5 और 55 के बीच में 50, तो 50 यानी 5 टेंस, तो 2 पर पावर 5 के होगा आंसर। तो देखो तो उत्तर है 32 के। 2 पर पावर 5 जोड़ो, 2 करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के कितना आया 32 नहीं आ गया। बस सिंपल है। कोई कहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट हुआ है या रेट हुआ है, अच्छा रेट कांस्टेंट बोले यानी रेट कांस्टेंट का रेशियो बोलो या रेट का रेशियो बोलो, बात बराबर है। याद है ना, रेट कांस्टेंट के अनुसार ही रेट भागेगा टेम्परेचर से। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ है और आपको कोई बोल रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान 3 है। तो ऐसे तो जो बतलाए वैसे बना सकते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 हुआ है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 9 हुआ है, और इसके 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा 40 डिग्री से 27 हुआ है। या कोई ऐसे नहीं तो अपने जाना
10, 40, 30 है, यानी 3 टेंस है, यानी 3 पर पावर 3 वाई, उत्तर आ गया। इसलिए ऐसे बना सकते, आराम से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको बतला दिया। अब गलती नहीं करिएगा, ये देख लीजिए ऐसे बनता है, गलती नहीं करनी है, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप लोग। सिंपल क्वेश्चन रहता है, घबराना नहीं है। केवल आप लोग को यही इतना ही करना है कि मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, हम जो सिखाते हैं उसको पकड़े रहिए, उसके अनुसार आप अपने को देखते रहिए और मनोबल को बढ़ाए रखिए, घबराइए नहीं। जैसे कोई कहा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्स है रेट कांस्टेंट का, तो आपको कोई पूछा 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, ये क्या होगा? यदि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान 2 है तो 15 और 75 के लिए तुरंत उत्तर दे रहे हैं। 15 और 75 के बीच में 60 डिफरेंस चल रहा है, यानी 6-10 चल रहा है, यानी उत्तर हो जाएगा 2 पर पावर 6 एक्स। तो आप चाहिएगा तो 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर कर जाइए, और नहीं तो हमारे अनुसार बढ़िए सीधे सीधी। 15 पर एक्स है तो यानी 25 पर 2x होगा, 35 पर उसका दुगुना यानी 4x होगा, तो फिर यही उत्तर आ जाएगा आपको। इसलिए वहाँ घबराना नहीं है। एक प्रॉब्लम देखिए तो आप लोगों से बनेगा, आसानी से बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। जैसे कोई पूछा कि माना जाए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट आर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट आर है, रेट कांस्टेंट बोले या रेट बोले, बात वही है, रेशियो वही चल रहा है। और चलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट क्या होगा? यदि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान 2.3 है इस रिएक्शन का, तो 2 और 60 के बीच में 4, 40 है तो 4 10 है, यानी उत्तर हो जाएगा 2.3 पर पावर 4 आर। इस तरह से बना सकते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम बहुत आसान है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अच्छा इतना आसान है। कोई ऐसे लिख देता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह आपको रखिए 5 गुना 10 पर पावर -3 है रेट कांस्टेंट का मान, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? यदि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान 2 है तो मौखिक है 2.5 होगा, 2.5 गुना 10 -3, तब नहीं इसका डबल करके ही होगा, 2.5 दूनी 5। इसलिए कभी कभी लौटा के देता है, हड़बड़ा जाता है कि ई दिया है तो आगे वाला ने 5 दूनी 10, ई पीछे वाला कैसे करे? अरे बेवकूफ़, यदि इस पर दिया हुआ 10 से अथी कर रहा, नीचे गिरा रहा, तो 2 टाइम्स चल रहा है, इसका 2 टाइम्स ये, तो इसका अर्थ है इसका हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2.5 गुना 10 -3। देखो तो इसका डबल करने पर आ रहा है ना वो बात। तो इस तरह से टेक्निकल हो के 2.5 गुना 10 -3 टेक्निकल हो के बनाने से आपको आ जाता है। एक लास्टली आज का ये प्रॉब्लम, उसका बाद RNS में देखेंगे। पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्यान देना, रेट कांस्टेंट का मान है चलो x, रेट कांस्टेंट का मान है x, रेट कांस्टेंट x है 35। एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? यदि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान 2 है
इस रिएक्शन के लिए। वेरी सिंपल। 35 और 100 के बीच में 65 डिफरेंस है, यानी यहाँ 6.5 होगा। दिस इज आंसर। 65 है डिफरेंस, तो 6.5 टेंस है, तो पावर जाता है तो आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो यानी ये आप दिमाग लगाइए। अच्छा, कितना लगता है कि 10 वाला तो दिया नहीं तो कैसे बनाएंगे, तो ये सब सोच के चलिए। वो डिफरेंस लेकर वही पावर लगा दीजिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर पावर कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। कितना लड़का क्या करता है, 35 पर x है तो 45 पर 2x किया, 55 पर 4x किया, ठीक है, यहाँ तक जा रहा हो सही। 65 पर 8x किया, 75 पर 16x किया, 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका बदला 32x किया, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर 64x किया। अब तो यहाँ तक तो आ गया। अब इसका 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब बतलाइए इसका दुगुना तो कितना हुआ, 128x हुआ। तो पूछा एक क्या करता है, दोनों को जोड़ के एवरेज कर देता है। गलत उत्तर हो गया, गलत उत्तर हो गया। ये आंसर आ रहा है, इसलिए एवरेज उवरेज नहीं करिएगा। ये नहीं कि ले आइएगा तब बीच वाला है ये 95 तो उसका एवरेज कर देते हैं। यानी इसका कितना, तो 8 4 12, 6 2 8 1 9, 192 बेटे 2 कर दीजिएगा, वो और गलत हो जाएगा। ये नहीं कि 192 बाई 2 कर दीजिए, यानी 96x, गलत हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये आंसर आ रहा है। यानी कितना आ रहा बोलो, कितना आ रहा बोलो, गुना करो तो। देख ही लेते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, इतना x, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी आंसर आ रहा है 64√2x। ये आंसर आ रहा है। तो इसलिए आप यहाँ ध्यान रखिएगा, 64√2x है। आप एवरेज कर रहे हैं तो दूसरे उत्तर आ रहा था, गलत हो रहे हैं, इसलिए ये देखिएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट बढ़ता है, फैक्ट है। ऐसा भी देखा गया कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करता है तो फॉर मोस्ट रिएक्शन रेट बिकम्स 2 times, 2 to 3 times, 2 गुना से 3 गुना के बीच। इसलिए कभी 2 कभी 3 कभी 2.3 जैसे रख दिए, तो घबराना नहीं, ये केवल ध्यान रखना। तो आर्हेनियस साहब ने एक्सप्लेनेशन दिया इसका। आर्हेनियस अटेम्प्ट लिया कि किस तरह से हम उसका उत्तर दें। तो आर्हेनियस का सिद्धांत जो है, जो आपको सिलेबस में है, तो उसमें आप आर्हेनियस थ्योरी लिखिए, आर्हेनियस थ्योरी लिखिए। आर्हेनियस थ्योरी में आप देखिएगा कि यह बतलाना चाहते हैं कि एक्टिव कॉलिजन्स जो है, ध्यान देना, एक्टिव कॉलिजन्स जो है वो रेट को लीड करेगा, यानी नॉट ऑल कॉलिजन्स। तो इनके अनुसार होता यही है कि एक्टिव कॉलिजन्स लीड टू प्रोडक्ट, नॉट ऑल कॉलिजन्स, नॉट ऑल कॉलिजन्स बट एक्टिव कॉलिजन्स। तो आर्हेनियस साहब ने क्या कहा कि पैसिव मॉलिक्यूल्स भी होता है और एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी होता है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रिया है। यानी देखते हो ना, जो मॉलिक्यूल
पैसिव कहला रहा है एनर्जी के दृष्टिकोण से, जो हम अभी ग्राफ द्वारा समझाएंगे आप। एक्टिव कहला रहा है, कहता है वहाँ पर दोनों हैं, पैसिव मॉलिक्यूल्स भी है और एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और उनका सिद्धांत कहता है कि यही वाला लीड करेगा प्रोडक्ट को, या नहीं। पहले समझा जाता था कि जो ऑल कोलिजन्स, ये भी जानिए पहले सब वैज्ञानिकों की राय कि ऑल कोलिजन्स लीड टू प्रोडक्ट। क्यों? काइनेटिक्स का पूरा पहला सिद्धांत यही था, कोलिजन्स करेगा तो प्रोडक्ट में लीड करेगा तो रेट चलेगा। इसलिए देखिएगा रेट एक्सप्रेशन में कोलिजन्स को बहुत महत्व दिया है। ये क्या है? कंसंट्रेशन जो रेट एक्सप्रेशन में क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा कोलिजन्स। आपको आश्चर्य होगा कि कंसंट्रेशन कैसे ले आया। एक्चुअल में कंसंट्रेशन हम लोग बोलते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होगा। तो यही बात है, और नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होगा तो रेट ज़्यादा होगा। इसलिए फंडामेंटल पोस्टुलेट में वो कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन वास्तव में वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के रूप में ले जाते हैं, यानी एक ही बात है। और ये सिंपल है कि डायरेक्ट कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितना ज़्यादा कोलिजन्स उतना ज़्यादा रेट। इसलिए आप देखिए यहाँ क्या है, आरएनएस क्या है यहाँ चल रहे, ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू प्रोडक्ट, ओनली एक्टिव कोलिजन्स। तो इसका अर्थ है जो नई प्रोडक्ट में लीड किया एनर्जी के दृष्टिकोण से, जो बोले समझाएंगे कि वो पैसिव है, तो ये तो नहीं है ना जा रहा है, ये कोलिजन्स का कोई वैल्यू नहीं है, इस कोलिजन्स का वैल्यू। यही आरएनएस की मूल बात है। तो टेम्परेचर बढ़ाता होगा तो जो पैसिव मॉलिक्यूल्स भी होगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके एक्टिव हो जाता होगा। इसलिए जानिए कि ये कोलिजन्स का सिद्धांत है। इसलिए देखोगे इसको आपके एनसीईआरटी में लास्ट में हेडिंग में गया है कोलिजन थ्योरी, तो इसलिए वहाँ घबराना नहीं है। तो आरएनएस थ्योरी क्या है? तो इतना है, देयर exists equilibria between passive molecules and active, जो लिखे थे अभी बैठाए हैं, मॉलिक्यूल्स। When we increase temperature, देखिए क्या उत्तर देना चाह रहे हैं। When we increase temperature, more and more passive molecules are converted, जो बोले अभी, are converted to active molecules. So rate increases. यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता है, वो साफ शब्दों में करें कि पैसिव मॉलिक्यूल्स और एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रिया, देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रिया बिटवीन पैसिव मॉलिक्यूल्स। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, मोर एंड मोर पैसिव मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू एक्टिव मॉलिक्यूल्स, सो रेट इंक्रीजेस। आपको अभी तुरंत समझाए थे ना, पहले क्या समझता था, कोलिजन्स जरूरी है, एकदम सही बात है, जरूरी है। आखिर एक्टिव भी है तो एक्टिव कोलिजन्स है, कोलिजन्स तो जरूरी है। लेकिन पहले समझता था ऑल लेके बढ़ो, तो ऑल लेके बढ़ो, देखा थ्योरेटिकली कुछ आ गया, एक्सपेरिमेंटली कुछ आ गया, तब ये सजेशन दिया आरएनएस साहब ने कि ना ये ऑल कोलिजन्स लेके चलना ठीक नहीं, एक्टिव कोलिजन्स लेके, एक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही लेके चलना होगा।
और वो क्लियर हुआ ना, कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ कॉलिजन्स, इसलिए जान लीजिए। तो अब हम लोग उसको देखें। देखो कह ना एनर्जी पर है कि आपको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका हाईएस्ट एनर्जी बैरियर है। यही ग्राफ। तो मान लो मॉलिक्यूल्स है, जब तक वो हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट में लीड कैसे करेगा। यानी इसका अर्थ है वह मॉलिक्यूल्स जो हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे ताकि वह प्रोडक्ट में लीड करे, ताकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करे, उसी को एक्टिव बोला। और वह मॉलिक्यूल जो हाईएस्ट एनर्जी, उतना एनर्जी नहीं है उसको, और हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा, तो प्रोडक्ट में कैसे लीड करेगा। तो यही बात है। यानी इसका अर्थ है कि आपको, इसलिए देखोगे चर्चा है ये आपका ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। यानी इसका अर्थ है इतना तो अपना एनर्जी है, ER या HR जो कोई तो अपना एनर्जी है, रिएक्टेंट का अपना एनर्जी कंटेंट है, और ये EA सरप्लस एनर्जी है। इसलिए आज के बाद कोई पूछे एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनीशन क्या है, 4 चॉइस चल रहा, तो हम झट से कहेंगे सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, सरप्लस। ये सपोज करो HR है, रिएक्टेंट का अपनी एनर्जी है इतना, लेकिन क्रॉस तो करेगा इतना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो ये सरप्लस एनर्जी में है, इतना जोड़ इतना तब न क्रॉस करेगा। तो इतना जोड़ इतना तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछा तो हम कहेंगे सरप्लस एनर्जी, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इधर से ही देख लो, HP है ना थर्मोडायनेमिक्स से, और इतना सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, इतना तो उसको अपना है, इतना चाहिए, तो है ना सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, यानी इसका अर्थ EA जोड़ HR है तो ET है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यानी हमको क्वेश्चन 2-3 डिजाइन की यहाँ पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूल को कितना एनर्जी चाहिए, तो आंसर होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। तब तो हम कहेंगे भैया ये तो अपनी एनर्जी है और ये भी चाहिए, तब जाके हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें। यानी ET थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर HR जोड़ EA। और उधर से भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ वही जोड़ है, उतने ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ कही है या यहाँ से यहाँ की, या उधर से आइए तो ET बराबर बोलो HP जोड़, उधर से सुविधा के लिए आपको ये डैश दे दिए, ये डैश, कितना एनर्जी तो चाहिए। तो एक्टिव मॉलिक्यूल होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्यों बोला, तो ये तो अपना है, इतना सरप्लस चाहिए उसको एक्टिव करने के लिए, उसको एक्टिव घोषित करने। मान लो ये मॉलिक्यूल है तो पैसिव है क्या लगेगा, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं किया, इसलिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA जो होगा उसको साफ कहिए सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी
must be supplied in order to cross the highest energy barrier. Additional amount of energy. अब वही होता होगा, आरण्य साहब की सोच यही होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता होगा। अभी तो पैसिव है, एक्स्ट्रा मिल गया तो चढ़ गया, यानी उसको सरप्लस हो गया, मिल गया, इसलिए इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। और टोटल कितना चाहिए थी यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, ये आप लोग जानते हैं, ये जो डिफरेंस है वो डेल एच है उस रिएक्शन, है कि नहीं। एच पी माइनस एच आर बराबर क्या होगा, डेल एच नहीं कहलाएगा। तो यही ना डेल एच होता है जो आप लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक हीट ऑफ रिएक्शन। नहीं है, एच पी इतना है, एच आर इतना है, तो डिफरेंस इतना ही ना है। तो सोचो, तो इतना अर्थ आप लेके चले जो आपको बेनिफिट करे। सब बात समझिए कि कॉलिजन जरूरी था, वैज्ञानिक जानते हैं। अब वहीं पर हुआ कि ऑल कॉलिजन्स लेके बढ़े, तो बढ़ा तो हुआ क्या, थ्योरेटिकली कुछ रिजल्ट आया, एक्सपेरिमेंटली उस रिएक्शन के लिए कुछ उत्तर आ रहा, रेट का मैच तो नहीं कर रहा। तब आर्यनियन साहब ने कहा नहीं, ऑल कॉलिजन्स हटा दीजिए। जैसे इकान प्रोडक्ट में जब तक इतना नहीं चाहिए, तो कहा नहीं, एक्टिव कॉलिजन्स माने एक्टिव मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। तब कहा एक्टिव कॉलिजन्स के आधार पर बढ़ो, तो एक्टिव कॉलिजन्स के आधार पर बढ़ा है। तो ये बात आई है विज्ञान में, और उन्होंने साफ कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा पैसिव मॉलिक्यूल एक्टिव होगा ही, ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ये चला जाएगा। और इनके पीछे जो वर्क कर रहा है, ये ध्यान रखिए। हम उतना डिटेल्स में तो अभी नहीं जाएंगे, और उतना डिटेल्स अभी पूछेगा भी नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, वह इस बात की पुष्टि कर रहा है, यानी वो पहले से है, उसको आधारी बनाते हैं आरएनएस साहब। वॉन टॉप साहब का जो इक्वेशन है उसको आधार बनाते हैं। तो ये क्लियर है, यहाँ देख लीजिए। अच्छा, डेल एच कितना है, एच पी माइनस एच आर, यानी ई ए घटा ई ए डैश। अरे ई ए और ई ए डैश को घटाओगे तो यही नहीं गैप आएगा, यानी इसलिए जानते हो, यानी होता क्या है, यानी डेल एच बराबर जो आप लिखते हैं एच पी माइनस एच आर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं डेल एच को ही बोला ई ए घटाओ ई ए डैश। ये जो गैप है डेल एच, ये और ये लोगे तो गैप आ गया नहीं यही, या ये और ये लिए तो आ गया नहीं यही। इसलिए डेल एच दो तरीके, यह सब चीज़ जान के चलिए। आप जितना जान के ये सब चीज़ बढ़िएगा उतना अच्छा होते चले जाइएगा। तो इसलिए स्पष्ट रखिए आरएनएस साहब का क्या सिद्धांत है। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को नहीं मानना, थ्रेशोल्ड को मानना, यानी मॉलिक्यूल के पास मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं बोल देना, कहना थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। अच्छा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या, तब कहना ये सरप्लस अमाउंट है, एडिशनल अमाउंट है, इतना तो है ही, इतना और चाहिए ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाए, यानी एक्टिव मॉलिक्यूल्स घोषित हो जाए। इसलिए एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो है जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी है, पैसिव मॉलिक्यूल्स वो है जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, यानी जोड़ जान के उतना नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह से समझ लीजिए। और आरएनएस साहब ने एक इक्वेशन दिया, ये तो ग्राफ बतला दिए, और ये डेल एच भी समझाए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि इस दिशा से फॉरवर्ड दिशा में जाने पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो 20 किलो जूल है। इसको मिटा के ही एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये सब पूछता है।
ये रहने देते हैं आपको सीखने के लिए। फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन is 20 किलोजूल पर मोल। फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी उस दिशा से ये डैश फेंक रहा है। इन प्रोडक्ट से रिएक्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलोजूल पर मोल। व्हाट इज डेल एच? डेल एच बराबर वाट, अभी बतलाए ना, ये घटाओ ये डैश, ये डेल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से ये है, बैकवर्ड डायरेक्शन से ये है। उसमें वो नहीं घटाना, साइन बदल जाएगा, उत्तर तो 40 आ जाएगा लेकिन साइन गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना ये घटाओ ये डैश करना है, यानी इस तरफ से उस तरफ वाला को घटाना। ये नहीं कहना कि उत्तर तो वही वो भी रहेगा, तो उत्तर क्या होगा? डेल एच बराबर, बोलो डेल एच बराबर क्या आएगा इस प्रॉब्लम का? डेल एच बराबर होगा ये घटाओ ये डैश जो हम बतलाए थे, यानी 20 घटाओ 60 बराबर 40 किलोजूल पर मोल। बीस घटा 60 बराबर 40 किलोजूल पर मोल। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये HP है, ये HR है, ये गैप है वो डेल एच है, इधर से सरप्लस इतना चाहिए, इधर से सरप्लस इतना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस भी डेल एच है। इसलिए कभी कभी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देता है तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, अरे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अरे वही चीज़ ना है ग्राफ में देखो तो क्या परेशानी क्या है? और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी या एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ये सारी बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो आरएनएस साहब ने क्या कहा, क्या समझना चाहा, क्या प्रयास किया, तो ये आप स्पष्ट रहिए। और लास्टली आज आप लिख लें आरएनएस इक्वेशन, उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे इक्वेशन से प्रॉब्लम कैसे हल किया जाएगा। ऐसे मैक्सिमम बात आरएनएस का आ गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया, तो ध्यान रखिएगा। ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला बतलाए थे, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करके उतना टाइम्स करते जाना, कहीं कोई झंझट नहीं है। हम मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपके लिए ये चैनल अब चलता रहेगा। और यह बात आपको हम बतला चुके हैं पिछले वीडियो में भी कि 11 और 12 के लिए हमारी टीम जो है, बहुत सा मेंबर है, वह ग्रुप मिल के आपके लिए बेस्ट क्वालिटी का और बेस्ट क्वांटिटी में भी, ये समझ लीजिए, बहुत सुंदर ढंग से 11 और 12 का पैकेज प्रोवाइड करने जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए टाइम है, पहले हम लोग इस पर लगे हुए हैं, IITG मेन और मेडिकल के लिए जो नीट है उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन मेरी टीम जो है वो वर्क कर रही है, इसलिए किसी बच्चों को भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी टीम आपको बेस्ट प्रोवाइड करने जा रही है, यह ध्यान रखिएगा। आगे कुछ 1 महीना के बाद देखते जाइएगा कि आपको बेस्ट थिंग मिलता चला जाएगा 1-2 महीना के बाद। अभी तो कोरोना संकट काल है, तो उसमें तो कठिनाई है ही सभी बच्चों को, भारत में प्रत्येक बच्चों को कठिनाई है। 11 और 12 उसको देखते हुए टीम तैयारी कर रही है, बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने जा रहा है। अब बतलाइए, किसी से भी आप तुलनात्मक देखिएगा तो आपको बेस्ट मटेरियल मिलेगा। हम लोग अभी क्या है, आपको जो भी दे रहे हैं बेस्ट मटेरियल दे रहे हैं, वही चीज़ में उतना इंटेंसिफाई कर रहे हैं और चाह रहे कि बेस्ट मटेरियल वहाँ मिल जाए। तो ऐसा ही
11 में तो और 11 12 में तो और ब्रॉड करके धीरे धीरे करके उसको सिखा दिया जाएगा। लगेगा घर पर बच्चा बैठा हुआ है और हंसते खेलते सीख रहा है, इसलिए वहाँ घबराना नहीं है। आपके लिए हम लोग वो अब कर रहे हैं। एक आरएनएस इक्वेशन के बारे में बोले थे, वो देख लीजिए क्या है। तो के बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाय आर टी, यही आरएनएस इक्वेशन है, जहाँ के रेट कांस्टेंट है, जानते ही हैं। ये ए जो है इन्हीं के नाम पर आरएनएस पैरामीटर है, आरएनएस पैरामीटर, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और फ्रीक्वेंसी, कभी कभी देखते हो ना फ्रीक्वेंसी फैक्टर लिखा रहता है, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल से पहले आया इसलिए इसको, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हैं। ये तो अभी बोले एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बड़ा टी टेम्परेचर, ये पूरा। अच्छा ये ध्यान रखिए, ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाय आर टी, ये बोल्ट्जमान फैक्टर भी है। अभी बोले थे ना मैक्सवेल बोल्ट्जमान का सहारा लिया गया। ये एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाय आर टी इज ऑल्सो कॉल्ड बोल्ट्जमान फैक्टर, ये पूरे को बोल्ट्जमान फैक्टर कहा जाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड बोल्ट्जमान फैक्टर। ये सब विस्तार से चर्चा होती है, ये सब आपको हम एडवांस में चर्चा करेंगे। बोल्ट्जमान फैक्टर पर क्या है समझ हो, बड़ा चीज़ है। अब बतलाइए, एक ए है आरएनएस पैरामीटर, एक ये है, तो क्या दिक्कत? कोई बोले आरएनएस पैरामीटर का मान एक्स है, अब बोल्ट्जमान फैक्टर का मान हुआ है, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है? एक्स गुना हुआ है। इतना अब हुआ ऐसे एक्स जोड़ हुआ है, एक्स बटे हुआ है, एक्स भाग हुआ है। अरे बेवकूफ़, ये दो फैक्टर को गुना करके लाया है, एक ए है और ये भी तो फैक्टर ही है, ये क्या बीच में गुना है, इतना से गुना हो रहा है, और इसको तभी तो बोले ही बोल्ट्जमान फैक्टर है। यानी इसका अर्थ है एक एक्स है, एक आपका वाई है, बोल्ट्जमान फैक्टर। तो के क्या होगा? तो के का क्या होगा? मान लो कोई कहा कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज एक्स, बोल्ट्जमान फैक्टर इज वाई, व्हाट इज रेट कांस्टेंट? आंसर इज एक्स वाई, यानी आंसर आ जाएगा के बराबर एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। ये सब आपको इस डिजाइन का क्वेश्चन झूठ मूठ का ठगने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए देता है, कुछ नहीं। तो क्या है? यही जानो, ये फ्रैक्शन है। अच्छा जानते हो ये डायमेंशनलेस है ही, मैथमेटिक्स के छात्र हो तो जानो ये पूरे टर्म डायमेंशनलेस है। तो इसका अर्थ क्या आया? अब देखो तो इसका अर्थ के का वही यूनिट है जो आरएनएस पैरामीटर का होगा, डायमेंशनली करेक्ट हो। मान लो ये तो डायमेंशनलेस है, तो कोई का आरएनएस पैरामीटर का क्या मान होगा, क्या यूनिट होगा? तो आंसर होगा कि वही यूनिट होगा जो के का यूनिट होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर का है तो के का आप जानते हैं टाइम इनवर्स है, तो ए का भी टाइम इनवर्स होगा। जैसे के का सेकंड इनवर्स तो ए का भी सेकंड इनवर्स, ये के मिनट इनवर्स तो ये भी मिनट इनवर्स। यह डायमेंशनलेस फैक्ट बोल्ट्जमान फैक्टर, यह वास्तव में फ्रैक्शन है, आगे चल के वही बतलाएंगे। तो फ्रैक्शन है यानी डायमेंशन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो डायमेंशनलेस हो जाता। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन का निदान आप कर सकते हैं। तो आज हम इतना रहते हैं, आप अगले वीडियो में आप कुछ और देख लें।